हेलो गाइस, आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि शीत युद्ध क्या है और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे जो आए हुए थे वो सारे के सारे हमने क्वेश्चन भी किए थे, ठीक है। और एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन हमने कवर की थी। आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं दो ध्रुवीय विश्व का प्रारंभ कैसे हुआ था। दो महाशक्तियाँ थी, ठीक है, जिनका उदय कब हुआ था? दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ था। तो अब क्या हुआ, दोनों महाशक्तियों में जब गठबंधन हुआ तो उस टाइम पे क्या हुआ कि सबसे पहले विभाजन हुआ यूरोप में, यानी कि दुनिया के अंदर क्या हुआ, विभाजन हो गया। और वो विभाजन स्टार्ट कहाँ से हुआ? यूरोप से हुआ, जिससे क्या हुआ कि ये पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप में बट गया। जो पूर्वी यूरोप जो है उसके अंदर कौन आता है? उसके अंदर आता है सोवियत संघ, ठीक है। पूर्वी यूरोप में आता है सोवियत संघ, और जो हमारी पश्चिमी यूरोप जो है उसके अंदर आता है हमारा अमेरिका, ठीक है। तो इसमें दो भागों में बट जाने के कारण क्या हुआ, जो पूर्वी यूरोप जो है, ठीक है, उसके अंदर वार्सा संधि हुई थी। वार्सा संधि, ठीक है। वार्सा संधि, इसने संधि क्यों बनाई थी? इसके खिलाफ, ठीक है। और ये 1955 में हुई थी वार्सा संधि या वार्सा पैक्ट, ठीक है। और इसके अंदर कितने सदस्य थे? 8 सदस्य इसमें शामिल थे। और हम बात करें कि जो पूर्वी यूरोप है इसकी विचारधारा क्या थी? इसकी विचारधारा थी साम्यवाद, ठीक है। और ये जो वार्सा संधि इसने बनाई थी, तो वार्सा संधि का उद्देश्य क्या था? यानी कि नाटो में शामिल देश, ठीक है, नाटो में जितने भी देश शामिल हैं देशों का यूरोप से मुकाबला करना, ठीक है। फिर क्या होता है, ये संधि जो है वो कौन सी दिशा के अंदर है? जैसे पूर्वी, दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है। इतनी बातें हमने किसके बारे में की? यूरोप, पूर्वी यूरोप, जो दोनों देशों के गठबंधन के द्वारा जो दुनिया बटी थी, ठीक है, जिसमें पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप के अंदर डिवाइड हो गया था। तो जो पूर्वी यूरोप है उसमें सोवियत संघ जो है वो इसके तरफ था, ठीक है। और पश्चिमी यूरोप जो है उसकी तरफ अमेरिका था। पूर्वी यूरोप जो है वो दक्षिण, और जो पश्चिमी यूरोप है उसे उत्तरी अमेरिका, ठीक है। इस तरीके से ही डिवाइड हो गए थे। फिर इसके बाद आती है जो पश्चिमी यूरोप जो है वो उत्तरी अमेरिका कहलाया, ठीक है। और जो विचारधारा इसकी कैसी थी? पूंजीवादी, लोकतंत्र और उदारवादी। मतलब क्या है कि ये उत्तर हो जाए पश्चिम जो भी हो जाए, लेकिन इसकी विचारधारा एक ही है, पूंजीवादी, अमेरिका की। पूंजीवादी, लोकतंत्र और उदारवादी। संधि की बात करते हैं तो इसमें संधि हुई थी, एक कौन सी संधि? जो हमारी 4 अप्रैल 1949 को उत्तर अंटार्कटिका संधि हुई थी, ठीक है। 4 अप्रैल 1949 को उत्तर अंटार्कटिका संधि की स्थापना हुई थी। इसमें 12 देश शामिल थे, ठीक है। लेकिन वर्तमान में उस टाइम पे 4 अप्रैल 1949 को जब संधि हुई थी उस टाइम पे इसके अंदर 12 देश शामिल थे। लेकिन अब वर्तमान की अगर बात की जाए तो इसके अंदर 29 देश शामिल हैं। नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं, अमेरिका ने सोवियत संघ को घेरने के लिए 3 संधि की थी, ठीक है। दोनों देश हैं, ठीक है, एक दूसरे के खिलाफ थे। ये सोवियत संघ चाहता था कि मैं अमेरिका को नीचा दिखाऊं, और अमेरिका चाहता कि मैं सोवियत संघ को, मतलब इन दोनों के पास परमाणु बम थे, ठीक है। तो इन दोनों में होड़ चल रही थी ताकतवर की, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने संधि की, ठीक है। तो अमेरिका ने जो संधि की थी, कितनी? 3 संधि। किसके खिलाफ की थी? सोवियत संघ के खिलाफ, ठीक है। तो इसने नाटो पहली संधि की थी इसने नाटो, जो 1949 में की थी, ठीक है। सेकंड जो संधि की थी इसने सेंटो, जो की थी 1955 के अंदर, ओके। और ये संधि जो है बाद में हट गई थी। कब हटी थी? 1989 के अंदर इस संधि को हटा दिया गया था। तीसरी संधि इसने की थी सेंटो, ठीक है। तो ये संधि कब हुई थी? 1954 में, ओके। और ये कौन सा? पश्चिमी यूरोप जो है ये पश्चिमी एशिया कहलाता है, ठीक है। फिर इसमें जो सेंटो जो संधि है इसको पहले बगदाद के नाम से जाना जाता है। तो हमारा क्वेश्चन भी बनता है कि सेंटो संधि को किस नाम से जाना जाता है? बगदाद, या फिर बगदाद संधि पहले किस नाम से जानी जाती थी? सेंटो। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं और दोनों की लैंग्वेज चेंज करके, मतलब आंसर एक ही है लेकिन उसकी लैंग्वेज चेंज करके हमें 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमें इनकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए जो एग्ज़ाम के अंदर पूछ ली जाती है। नाटो संधि थी, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो 1949 में की गई थी, ठीक है। ये संधि अभी भी चल रही है, ठीक है। और इन दोनों संधियों को तो हटा दिया गया है, लेकिन ये संधि अभी भी चल रही है, ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? एनसी नॉर्थ अंटार्कटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई 1949 को। द्वितीय संधि जो सेंटो है इसकी फुल फॉर्म होगी सेंट्रल
ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। हालांकि इसको बाद में हटा दिया गया था 1989 के अंदर। तीसरी संधि बनाई थी सेंटो, जिसकी फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशिया ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1954 को। इसको भी बाद में हटा दिया गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो दोनों जो देश थे, जैसे अमेरिका और सोवियत संघ, इन दोनों देशों के पास सारी व्यवस्था थी। परमाणु बम थी, मिसाइल थी, इनके पास मल्टी यानी कि अलग अलग टाइप के इनके पास हथियार थे। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इन देशों को, छोटे देशों की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो वो हम देख लेते हैं। छोटे देशों से इन देशों को लाभ क्या था, दोनों महाशक्तियों को, तो वो था सुरक्षा का, ठीक है, हथियार का और आर्थिक सहायता को। ठीक है, तो इन देशों को ये सुरक्षा मिल जाती, हथियार और आर्थिक सहायता, छोटे देशों। ठीक है, फिर आगे हम पढ़ते हैं। इतना हमें समझ में आ गया। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो हम यहाँ कर रहे हैं। उसके बाद जब हम NCERT रीड करेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी और इजीली हमें समझ भी आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट हम कर लेते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट में हमारा दिया गया है कि जो महाशक्तियों को छोटे देशों से लाभ, ठीक है, वो जो सुरक्षा, हथियार, ये जो सब चीज़ें देखी हैं, ये हमारी क्या है, सोवियत संघ और अमेरिका से छोटे देशों को इनकी वो हेल्प मिल रही थी। ठीक है, सोवियत संघ और अमेरिका दोनों से हेल्प छोटे देशों को मिल रही थी, सुरक्षा की, हथियार की और आर्थिक सहायता की। फिर हम देख लेते कि छोटे जो देश हैं, इनको बड़े देशों को क्या लाभ मिल रहा था, तो प्राकृतिक संसाधनों की प्राप्ति हो रही थी। छोटे देश थे उसे प्राकृतिक संसाधन जैसे लकड़ी वगैरह हो गया, ऑयल वगैरह हो गया, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें छोटे लोग दोनों देशों को देते थे। उसके बाद भूक्षेत्र की प्राप्ति होती। किस तरीके से लाभ होता, जैसे कि कोई भी युद्ध वगैरह छिड़ जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है, सेनाओं को छुपकर जैसे अटैक करते हैं ना, तो उस टाइम पे उनको रहने की व्यवस्था के अकॉर्डिंग उनको जगह मिल जाती छोटे देशों से। ठीक है, तीसरा सैन्य ठिकानों की स्थापना। अब जैसे युद्ध वगैरह लड़ते हैं उस टाइम पे रहने की उनको व्यवस्था चाहिए, या फिर इस तरीके से खाना वाना खाने के लिए, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, और सैन्य खर्चे में भी मदद मिल जाती। तो इस तरीके की जो लाभ है ये छोटे देशों से महाशक्तियों को मिलते थे। ठीक है, उसके बाद दिया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तथा शीत युद्ध की शुरुआत के समय अमेरिका का राष्ट्रपति, यानी कि हमें पता होना चाहिए कि जिस टाइम पे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था और हमारा शीत युद्ध स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे अमेरिका और सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रूमैन था और जो सोवियत संघ है उसका राष्ट्रपति स्टालिन था। ठीक है, अब हमारा ये इतना ही होता है। ठीक है, इसके बाद हम इसके अभ्यास क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम NCERT को रीड करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए जो मैंने बताया है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं NCERT को। दोनों महाशक्तियां विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। दुनिया दो गुटों के बीच में बहुत स्पष्ट रूप से बट गई थी। ऐसे में किसी मुल्क के लिए एक रास्ता यह था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ा रहे और दूसरी महाशक्ति तथा उसके गुट के देशों के प्रभाव से बच सके। परस्पर विरोधी गुटों की उपेक्षा कर छोटे देशों ने महाशक्तियों के साथ अपने अपने जुड़ाव का इस्तेमाल निजी हित में किया। इन देशों को स्थानीय प्रतिद्वंदी देश के खिलाफ सुरक्षा का वादा मिला। ठीक है, किस तरीके से, हथियार और आर्थिक सहायता की मदद इनको मिल गई थी। उसके पश्चात है इन देशों, कौन से देशों, इन देशों को अपने पड़ोसी देशों से होड़ थी। महाशक्तियों के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया थी दो भागों में बट गई थी, पूर्वी और पश्चिमी यूरोप के अंदर। ठीक है, सबसे पहला विभाजन यूरोप में ही हुआ था। तो पश्चिमी यूरोप, ठीक है, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप में। तो पश्चिमी यूरोप की तरफ कौन थे, अमेरिका, और जो पूर्वी यूरोप था उसकी तरफ था सोवियत संघ। ठीक है, इसलिए ये खेमे पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन कहलाते हैं। पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया। पश्चिमी गठबंधन का मतलब अमेरिका ने
सबसे पहले उसने संधि की थी अप्रैल 1949, 4 अप्रैल 1949 में उत्तर अंटार्कटिक संधि संगठन जिसे नाटो की स्थापना हुई, जिसमें कितने देश थे? 12 देश शामिल थे। इस संगठन ने घोषणा की, क्या घोषणा की? ठीक है, इस देश ने घोषणा की थी क्या? कि उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी हमला, मतलब इस संधि का मतलब क्या था? इस संधि का मतलब यही था कि अगर एक देश पर भी हमला हो जाता है तो इसका मतलब, जैसे पश्चिमी यूरोप हो गया, पश्चिमी यूरोप में अमेरिका आता है, उसने नाटो संधि की जिसमें 12 देश हैं, तो 12 देश में अगर सोवियत संघ एक देश पर भी आक्रमण कर देता है तो इसका मतलब कि जो यूरोप है, पश्चिमी यूरोप, जिसमें 12 देश, 12 के 12 देश सोवियत संघ के खिलाफ आक्रमण यानी कि लड़ाई या युद्ध करेंगे। ठीक है, इन देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है तो उसे संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे। नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। इस प्रकार के पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है। तो पूर्वी गठबंधन में सोवियत संघ आ गया। तो सोवियत संघ ने अपनी पहली संधि की थी वार्सा संधि। तो वार्सा संधि कब हुई थी? 1955 में। ओके, इसका मुख्य काम क्या था? नाटो में शामिल जितने भी देश हैं उसका यूरोप के अंदर मुकाबला करना। शीत युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों का निर्धारण महाशक्तियों की जरूरतों और छोटे देशों के लाभ हानि के गणित से होता है। जैसा ऊपर बताया गया कि महाशक्तियों के बीच तनातनी का मुख्य अखाड़ा यूरोप बना। कुछ एक मामलों में यह भी हुआ कि महाशक्तियों ने अपने अपने गुट में शामिल करने के लिए कुछ देशों पर अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ, ठीक है, हमें पता है कि पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ की दखलंदाजी इसका उदाहरण है। सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप में अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। इस क्षेत्र के देशों में सोवियत संघ की सेना की व्यापक उपस्थिति ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपना प्रभाव जमाया कि यूरोप का पूरा पूर्वी हिस्सा सोवियत संघ के दबाव में, यानी कि पूर्वी जो हिस्सा था वो सारा का सारा किसके पास था? सोवियत संघ के पास। पूर्वी और दक्षिणी पूर्व एशिया तथा पश्चिमी एशिया में अमेरिका ने गठबंधन का तरीका अपनाया। इन गठबंधनों को दक्षिणी पूर्व एशिया संधि संगठन, यानी कि सेटो, ये गलत लिखा है, ये होगा बगदाद, ठीक है, और सेंटो संधि कहा जाता है, जो हमने देखी थी किसकी तरफ? अमेरिका की तरफ। इसके जवाब में सोवियत संघ तथा साम्यवादी चीन क्या है? साम्यवादी, जो किसकी तरफ? साम्यवादी कौन था? सोवियत संघ। इस क्षेत्र के देश में मसलन उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक के साथ अपने संबंध मजबूत कर लिए थे। आपको याद हो तो हमने दूरी राष्ट्र देखा था, मित्र राष्ट्र देखा था। तो दूरी राष्ट्र सोवियत संघ की तरफ था, ठीक है। तो सोवियत संघ की तरफ उसमें क्या होता है? इसमें बताया वियतनाम, उत्तरी कोरिया, इराक, ठीक है। इसके साथ संबंध किसने मजबूत किए थे? सोवियत संघ ने। तो ये चैप्टर जो होता है सीक्वेंस में नहीं है, आगे पीछे किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद शीत युद्ध के कारण विश्व के सामने दो गुटों के बीच बढ़ जाने का खतरा पैदा हो गया था, जो कि पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप, उसके बारे में बात की गई। ऐसी स्थिति में औपनिवेशिक शासन इनकी मसलन ब्रिटेन और फ्रांस के चंगुल से मुक्त हुए नव स्वतंत्र देशों को चिंता हुई कि कहीं वे अपनी इस आज़ादी को पाने के साथ खो न बैठे। गठबंधन में भेद पैदा हुई और बड़ी जल्दी उन्हें दरार पड़ी। दरार कैसे पड़ी? जो चीन है, जो साम्यवादी, हमें याद रखना है कि चीन साम्यवादी है कि नहीं है। फिर 1950 का जो दशक था, 1950 के दशक के उत्तरार्ध में सोवियत संघ से अनबन हो गई, ठीक है। चीन की अनबन हुई सोवियत संघ से। 1969 में इन देशों चीन और जो सोवियत संघ इनके बीच में एक छोटा सा युद्ध भी हुआ था, किसको लेकर? भूभाग को लेकर, ठीक है। इस दौर की एक महत्वपूर्ण घटना गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM का विकास हुआ। इस आंदोलन ने नव राष्ट्रों को दो ध्रुवीय विश्व की गुटबाजी से अलग रहने का मौका दिया, ठीक है। अब आता है, आप ये सवाल पूछ सकते हो कि आखिर महाशक्तियों को अपना गुट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। गुट बनाने की क्या जरूरत पड़ गई उनको अलग अलग? आखिर अपनी परमाणु हथियारों और अपनी स्थायी सेना के बूते पर महाशक्ति इतनी ताकतवर थी कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप अधिकांशतः छोटे देशों की साजिश शक्ति का भी उनसे कोई मुकाबला नहीं था, ठीक है। लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है कि छोटे निम्न कारणों से महाशक्तियों के बड़े काम के थे। बड़े देश जो अमेरिका, सोवियत संघ, इनको भी छोटे देशों से मतलब बहुत काम के लगे। तो उन्होंने कौन कौन सी सहायता देते थे? महत्वपूर्ण संसाधन जैसे तेल हो गया, खनिज, दूसरा भूक्षेत्र,
ताकि यहाँ से महाशक्ति अपने हथियार और सेना का संचालन कर सके। तीसरा, सैनिक ठिकाने जहाँ से महाशक्ति एक दूसरे की जासूसी कर सके। और ठीक है, और आर्थिक मदद, जैसे कि जिसमें क्या होता है, गठबंधन में शामिल हुए बहुत से छोटे छोटे देश सैनिक खर्च वहन करने में मददगार हो सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे कारण थे जो छोटे देशों को महाशक्तियों के लिए ज़रूरी बना देते थे। विचारधाराओं के कारण भी ये देश महत्वपूर्ण थे। गुटों में शामिल देशों की निष्ठा से यह संकेत मिला था कि शक्तियाँ विचारों का पारस्परिक युद्ध भी जीत रही है। गुट में शामिल हो रहे देशों के आधार पर वे सोच सकते हैं कि उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवादी समाजवाद और साम्यवाद से कहीं, मतलब इसने बोला है कि अमेरिका सोवियत संघ से बेहतर है या सोवियत संघ अमेरिका से। ठीक है, तो जो छोटे देश हैं वो सोच रहे थे कि अमेरिका ज़्यादा बेस्ट है या सोवियत संघ या अमेरिका। तो इस तरीके से यहाँ पर दो अलग अलग सीक्वेंस में इसको बताया गया है। यहाँ पे बोला गया है कि अमेरिका ज़्यादा बेस्ट है, यहाँ पे बोला गया कि सोवियत संघ ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके हम MCQs करेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी बनते हैं, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे शीत युद्ध के दायरे। आई थिंक आपको NCERT की लाइन टू लाइन कवर हो गई होगी और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है जिसको हम कल के लेक्चर में करेंगे। जो ये डायग्राम वगैरह हैं NCERT के सारे हम एक लेक्चर के अंदर समझेंगे इसको। थैंक यू गाइज़।